बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम क्रिटिकल केयर नर्सिंग का यूनिट 3 शुरू करते हैं और इसमें जो पहला पार्ट है वो है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। हम किस तरह करेंगे। ओके, तो हीमो का जैसे कि आपको बताएं, हीमो मींस ब्लड और डायनामिक मीन एनवायरनमेंट कि ब्लड सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, उसका मॉनिटरिंग जो है ना हम किस तरह करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर को हमने मॉनिटर करना होते हैं और कब और कौन सी सिचुएशन पे मॉनिटर करना होते हैं। तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है ना इसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ओके, सबसे पहली हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन होता है। आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना उसको जब आप कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहते हो, कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना चाहते हो कि कौन सी पैरामीटर जो है ना कौन सी लेवल पे है, क्या वो नॉर्मल पे या नहीं पे है, तो उसके लिए जो है ना आपने हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करना होता है। हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड विद इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो ब्लड है उस ब्लड का प्रेशर आपने मेजर करना होता है, उस ब्लड का फ्लो या उस ब्लड की ऑक्सीजनेशन लेवल, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देती है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। ओके, अच्छा, या इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, यूजिंग इन्वेसिव टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट वास्कुलर कैपेसिटी, ब्लड वॉल्यूम, पंप इफेक्टिवनेस एंड टिश्यू परफ्यूजन। या जो है ना आप हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग में या आप इन्वेसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो या नॉन इन्वेसिव, दो तरीकों से हम बाद में जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे कि एक होता है इन्वेसिव टेक्नोलॉजी, दूसरा होता है नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव जिसमें आप कैथेटर इंसर्ट करते हो, नॉन इन्वेसिव जिसमें कैथेटर इंसर्शन की कोई जरूरत नहीं होती, बाहर से आप उसको मेजर करते हो। ओके, तो जो इन्वेसिव टेक्नोलॉजी होता है ना, तो हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग में हम मोस्टली यूज करते हैं इन्वेसिव टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा चीजों जगहों पे जो है ना हम इन्वेसिव, क्योंकि वो हमें टाइमली रिजल्ट देते हैं। ओके, बाद में डिटेल से पढ़ते हैं हम इसको। तो इसी वजह से यह भी सिर्फ इन्वेसिव मेंशन है। तो इन्वेसिव टेक्नोलॉजी जब आप हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग में यूज करते हो और उस वो क्या करते हैं, वो इन्वेसिव टेक्नोलॉजी आपको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देती है, करेक्ट रीडिंग आपको देती है कि ये जो है ना अभी ये वाला लेवल है, ब्लड फ्लो जो है ना इतना है, हार्ट रेट इतना है, तो क्वांटिटेटिवली आपको बताते हैं। अबाउट वास्कुलर कैपेसिटी, आपको जो है ना वेसल में कितने कैपेसिटी है, वॉल्यूम कितने हैं वेसल में, कौन सी जगह पे जो है ना आया वेसल डायलेटेड है, वेसल कंस्ट्रक्टेड है, तो ये चीजें आपको बताती है। ब्लड वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है। आपके ब्लड का जो हार्ट है, हार्ट की पंपिंग इफेक्टिव है या नहीं है, तो इसके बारे में, या टिश्यू परफ्यूजन, ऑक्सीजन न्यूट्रन जो है ना वो टिश्यू को मिल रही या नहीं मिल रही, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आपको दे रही है कौन, ये आपको दे रही है हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। इसके साथ साथ जो नॉन इन्वेसिव होते हैं, नॉन इन्वेसिव में आपको कैथेटर इंसर्ट करने की जरूरत, जैसे कि बीफी कफ है या पल्स ऑक्सीमेट्री है, तो ये चीजें क्या होती है, ये नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी होती है। इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव के बारे में हम बताएंगे। ओके, अच्छा, अब जो है ना आपने कब हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करना होता है, कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसपे ये जरूरत पड़ती है कि आपने उसके ब्लड को मॉनिटर, पेशेंट के ब्लड को आपने मॉनिटर करना होता है। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस रियल टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जब पेशेंट को कोई ऐसा मसला हो, उसकी ब्लड प्रेशर हाई होता है, लोज पे जाता है, और उसके लिए जो है ना कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग उसकी जरूरत होती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी जरूरत होती है। तो वो रियल टाइम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग आपको जो है ना इन्वेसिव, जो आपका इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग है, जिसके थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, कैथेटर इंसर्ट करते हो और उसी से जो कार्डियक मॉनिटर होता है उस पर कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम जो है ना आपको ब्लड प्रेशर दिखाई जाती है। ओके, फिर जो है ना प्लानिंग फार्माकोलॉजिक और मैकेनिकल कार्डियोवास्कुलर मैनिपुलेशन, आपने जो है ना कोई कार्डियोवास्कुलर मैनिपुलेशन आप करते हो, कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट आप करते हो, उसके लिए जो है ना आपने कोई फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन आपने दी है या कोई डिवाइस पेसमेकर वगैरह आपने लगाए हैं, तो इसी के लिए जो है ना फिर आपने कार्डियो सिस्टम टोटल मॉनिटर करना होता है। तो उसी के लिए जो है ना आप फिर क्या करते हो, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करते हो। ओके, इसके साथ साथ रिपीटेड रिपीटेड ब्लड सैंपलिंग से अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करते हो, आप जो है ना कैथेटर इंसर्ट करते हो और वो जो है ना आपको टाइम टू टाइम जो है ना वो आपको रीडिंग्स देते हैं, डिफरेंट रीडिंग देते हैं। तो इसी वजह से आपने जो है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज डायबिटिक पेशेंट के लिए ग्लूकोज मॉनिटर करना, तो इसके लिए आपने जो है ना बार बार फिर सैंपलिंग नहीं करनी पड़ती है।
इस तरह और जो है ना ब्लड प्रेशर के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए बीपी कप को बार बार यूज नहीं करना पड़ता है। और जितनी टेस्ट होते हैं उसके लिए जो है ना आपने सैंपलिंग नहीं करना होता है। वो क्या करते हैं, जब आप इन्वेसिव कैथेटर एक मरतबा इंसर्ट करते हो तो टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन देती है। डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम रिस्पॉन्सिवनेस फ्रॉम सिस्टोलिक प्रेशर और पल्स प्रेशर वेरिएशन। और इसी तरह जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है उस सिस्टोलिक प्रेशर से या पल्स प्रेशर वेरिएशन से जो है ना आप क्या करते हो, आपको वॉल्यूम रिस्पॉन्सिवनेस का पता चलता है। ओके, पेशेंट रिस्पॉन्स टू फ्लूइड रिससिटेशन। जब आप पेशेंट को फ्लूइड रिससिटेट करते हो तो फ्लूइड रिससिटेशन का आपको किस तरह पता चलेगा कि पेशेंट का जो है ना, पेशेंट बर्दाश्त कर सकते हैं इतना फ्लूइड या नहीं कर सकता, तो उसका पता जो है ना आपको सिस्टोलिक प्रेशर से या जो पल्स प्रेशर वेरिएशन होता है उससे आपको पता चलता है कि पेशेंट का रिस्पांस क्या है टुवर्ड द फ्लूइड। ओके, फिर तो वो भी आप मॉनिटर कर सकते हो। ये जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम मॉनिटरिंग आप जो है ना हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग में आता है। सप्लीमेंट्री डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आर्टीरियल वेवफॉर्म। तो आप आर्टीरियल वेवफॉर्म को आप मॉनिटर करते हो, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग में आप आर्टीरियल वेवफॉर्म को मॉनिटर करते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको जो है ना डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन हार्ट फंक्शन के बारे में बताते हैं, वस्कुलर रेजिस्टेंस के बारे में ये आपको बताते हैं। फेलियर ऑफ इनडायरेक्ट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। इसी तरह जब इनडायरेक्टली जो है ना आप आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट का मतलब है कि थ्रू बीपी कप जो है ना आप मॉनिटर नहीं कर सकते। बीपी कप क्यों नहीं कर सकती? कोई ओबेसिटी है या पेरिफेरल डिजीज है, उसी की वजह से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आप नहीं कर सकती इनडायरेक्टली या नॉन इन्वेसिवली। तो फिर जो है ना आप इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग जो है ना वो परफॉर्म करते हो। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग कितनी है? तो तीन टाइप्स है बेसिकली। एक होता है नॉन इन्वेसिव, दूसरा होता है इन्वेसिव, तीसरा होता है कंबाइंड अप्रोच। अब नॉन इन्वेसिव जो मॉनिटरिंग है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें कैथेटर इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये बाहर से जो है ना आप इसको करते हो। आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा। जैसे कि हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट जो है ना आप बाहर से बीट्स पर मिनट में होता है और बाहर से जो है ना आप हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। जैसे कि NIBP मीन नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जब आप मॉनिटर करते हो, इसमें होता है ना एक ऑटोमेटिक होता है और एक जो है ना मैनुअल होता है। मैनुअल में क्या होता है कि आपके पास नॉर्मल बीपी कफ होता है, उसमें स्टेट होता है और आपके पास जो है ना स्पेगमा मैनोमीटर होता है। दूसरा जो है ना वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में जो है ना डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है ना उसको दी जाती है और उस इलेक्ट्रिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो है ना उसको इनप्लेट की जाती है और इसी से जो है ना उधर डिजिटली जो है ना आपको प्रेजेंट की जाती है कि कितना ब्लड प्रेशर है। तो वो भी क्या है, उसमें भी जो है ना बीपी कफ कफ ही यूज होता है, लेकिन उसके लिए इम्प्लेशन के लिए जो है ना मैनुअली नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू मॉनिटर होते हैं। आपने देखा होगा उसको। इस तरह रिस्पिरेटरी रेट है, ब्रीथ पर मिनट्स आप जो है ना पेशेंट को देख के जो है ना बता सकते हो। टेम्परेचर आप ओरली, रेक्टली, टेम्पेनिक, एक्सियली जो है आप इसको मेजर कर सकते हो। ये नॉन इन्वेसिव। ऑक्सीजन सैचुरेशन आप पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू जो है ना आप मेजर कर सकते हो। इकोकार्डियोग्राफी आप अल्ट्रासोनिक इमेज जो है ना आप हार्ट की लेते हो और उसी के थ्रू जो है ना आप मॉनिटर करते हो। या कलर, जैसे कि कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी है, उसके थ्रू आप क्या करते हो कि कलर जो है ना वो आपको शो करता है कि ब्लड फ्लो जो है ना वो आपको शो करता है। डॉपलर या अल्ट्रासोनिक कलर जो है ना आप वो यूज करते हो और इसी के थ्रू जो है ना आपको शो हो रहा है कि ब्लड फ्लो जो है ना वो किस तरह जा रही है। कैपिलरी रिपेल टाइम जो नॉर्मली 1 to 2 सेकंड होता है, जैसे कि आप प्रेस करते हो और इससे जो है ना आपको पता चलता है कि हमारे इधर जो है ना ये रेडनेस दोबारा कितने टाइम में आता है। तो ये कैपिलरी रिपेल टाइम है। या यूरिन आउटपुट जो है ना जिससे के थ्रू आप किडनी फंक्शन को या हाइड्रेशन स्टेटस वगैरह को जो है ना आप क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। तो ये होते हैं नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर होते हैं इन्वेसिव टेक्निक। इन्वेसिव टेक्निक क्या होते हैं कि वो एनएसी टेक्निक में टू टाइप्स हम करते हैं। एक होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट पे होते हैं और दूसरा होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे होते हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट पे जो आप करते हो ना, तो उसमें जो मेजर वेन्स वगैरह में होते हैं या राइट साइड पे जितनी भी प्रोसीजर होते हैं हार्ट की या आपकी बॉडी के राइट साइड पे जो प्रोसीजर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं राइट साइड ऑफ द हार्ट या राइट साइडेड इन्वेसिव प्रोसीजर। इसमें आता है सेंट्रल वेनस प्रेशर आता है। सेंट्रल वेनस प्रेशर में आप क्या करते हो? सेंट्रल वेनस प्रेशर में जो सेंट्रल वेन होता है, सेंट्रल वेन कौन सा वेन होता है? वो वेन जो आपकी हेड, आर्म और अपर बॉडी से ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपके राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में लेके जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल वेन। तो उस सेंट्रल वेन का जो प्रेशर होता है वो आप मेजर करते हो, तो सेंट्रल वेनस प्रेशर आप राइट साइड के थ्रू करते हो। या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो आपकी राइट वेंट्रिकल
से लंग्स की तरफ जो आर्टरी जा रही होते हैं ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना उधर लंग्स तक लेके जाते हैं, तो उसका जब आप प्रेशर मेजर करते हो, इस तरह पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, जो आपकी लंग्स की स्मॉल कैपिलरीज होते हैं, वेसल्स होते हैं, तो उस स्मॉल कैपिलरीज वेसल की प्रेशर जब आप मेजर करते हो, ये वेजिंग क्या होता है, वेजिंग आप नर्विंग प्लेस में जो है ना आप जब इंजर्शन करते हो तो ये वेजिंग होता है। तो ये जब कैपिलरी स्मॉल वेसल्स होते हैं और उसमें जो आप जो है ना प्रेशर मेजर करते हो, तो वो क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मेजरमेंट। ओके, अच्छा फिर मिक्स्ड वेनस ऑक्सीजन मॉनिटरिंग। मिक्स्ड वेनस जो आपके वीनस होता है, वीनस में जो ऑक्सीजन होते हैं रिटर्न होते, ऑक्सीजन रिटर्न होते राइट आर्टरियम तक, तो वो जब आप मेजर करते हो तो ये भी राइट साइड ऑफ द बॉडी पे आते हैं और ये इन्वेसिव प्रोसीजर में होते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में कौन सी इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, तो इसमें जो मेजर इन्वेसिव प्रोसीजर है वो आप ऑर्टा में करते हो, जो आपके लेफ्ट साइड पे होता है। और वो जो है ना वो क्या होता है, वो एंट्रो आर्टरियल प्रेशर, इसको हम कहते हैं ना ऑर्टा में आप एंट्रो आर्टरियल प्रेशर जो स्पेसिफिकली क्रिटिकल पेशेंट के लिए लाजमी तौर पे जो है ना ये क्या होते हैं, ये एंट्रो आर्टरियल प्रेशर जो है ना वो मॉनिटर करते हैं, ये आपको एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर जो है ना वो बताते हैं। ओके, अच्छा फिर कंबाइंड में जिसमें दोनों होते हैं, इन्वेसिव भी होते हैं और नॉन इन्वेसिव, इसका एग्जांपल जो है ना कार्डियक आउटपुट है। कार्डियक आउटपुट आप इन्वेसिवली जो है ना आप थ्रू थर्मोडायलेशन करते हो, और याद रखिए कार्डियक आउटपुट मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो क्या है, वो थर्मोडायलेशन है। ओके, तो थ्रू थर्मोडायलेशन जो है ना आप कर सकते हो, जिसमें जो है ना प्लेट जो है ना वो इंजेक्ट की जाती है, वो प्लेट की टेम्परेचर जो है ना वो मेजर की जाती है हार्ट के अंदर, तो उसी से जो है ना आपको फिर पता चलता है कि कार्डियक आउटपुट जो है ना वो कितना है, बहरहाल ये एक अलग प्रोसीजर है। फिर इस तरह पिक मेथड है। पिक मेथड में क्या होता है, इसमें जो है ना आप ऑक्सीजन कंजम्पशन को मेजर करते हो कि अभी जो है ना ऑक्सीजन कितना निकला ऑर्टा में और ऑक्सीजन वापस कितनी आया वीनस में, तो उसको आप मेजर करते हो, इससे आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन का पता चलता है और इसी से आपको जो है ना कार्डियक आउटपुट जो है ना फिर आप एस्टिमेट करते हो। ओके, तो ये पिक मेथड होता है। तो ये क्या होता है, ये इन्वेसिव कार्डियक आउटपुट जिसके थ्रू आप मेजर करते हो। नॉन इन्वेसिव कार्डियक आउटपुट आप इकोकार्डियोग्राम, आप इमेजेस लेते हो, उस इमेजेस में जो है ना ब्लड का जो फ्लो होता है उसकी डायमीटर आप मेजर करते हो वगैरह। इस तरह के बायो इम्पीडेंस में आप क्या करते हो, आप लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ना वो पास करते हो और उस लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ना वो पता चलता है, और वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ना ब्लड की वजह से ये एस्टिमेट करते हैं, और इससे जो है ना फिर क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कार्डियक आउटपुट कितना है। ओके, तो ये इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स है कार्डियक आउटपुट के, और इसको हम कहते हैं कंबाइंड अप्रोच। ओके, अच्छा इसके बाद फिर है नार्मोग्राम। अब नार्मोग्राम में हम जो है ना नॉर्मली रीडिंग्स पढ़ते हैं कि हमारे हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग में जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर की नॉर्मल रीडिंग जो है ना वो कितनी है। सबसे पहले मीन आर्टेरियल प्रेशर है। मीन आर्टेरियल प्रेशर में मीन आपकी बॉडी की जितनी भी आर्टरीज है उसका एवरेज प्रेशर कितना है। ओके, तो वो एवरेज प्रेशर जो है ना 70 to 90 mm आप एच होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। राइट आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, राइट आर्टेरियल आपकी राइट एट्रियम में जो प्रेशर होता है तो वो राउंड अबाउट 0 to 8 मिलीमीटर ऑफ एच होता है। सेंट्रल वेनस प्रेशर, कौन सा प्रेशर, जैसे कि सेंट्रल वेन में जो प्रेशर होता है जिसको हम सेंट्रल लाइन जब आप इंसर्ट करते हो और इसी के थ्रू जब आप प्रेशर मेजर करते हो तो कितना होता है, वो 2 to 8 मिलीमीटर एच होता है। ओके, ये जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है ये आप याद रखिए, ये मीन आर्टेरियल प्रेशर जो सारी आर्टरीज का एवरेज आप निकालते हो तो ये आप मेजर करते हो इस पल्मोनी के थ्रू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 एंड टू द पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर को आप 1/3 से मल्टीप्लाई करते हो और उसको जो है ना फिर आप डायस्टोलिक प्रेशर से जब आप ऐड करते हो तो आपको जो है ना एवरेज आर्टेरियल प्रेशर जो है ना वो निकल आता है। ओके, अच्छा इसके साथ साथ पल्मोनरी आर्टरी सिस्टोलिक प्रेशर। पल्मोनरी आर्टरी में जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है मीन कि पल्मोनरी आर्टरी में जो हाईएस्ट प्रेशर होता है वो 20 to 30 mm होता है, और पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में जो लोएस्ट प्रेशर होता है तो वो होता है 6 to 12 मिलीमीटर ऑफ एच। ओके, अच्छा पल्मोनरी आर्टरी मीन प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी में जो एवरेज प्रेशर होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों को कंबाइन करके आप जब एवरेज निकालते हो थ्रू आउट वन कार्डियक साइकिल में जो एवरेज प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी का तो कितना होता है 10 to 15 mm ऑफ एच। ओके,
फिर जो है ना पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, या जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, या जो है ना इसको पल्मोनरी आर्टरी अक्लूजन प्रेशर भी कहते हैं, या इसको क्रॉस सेक्शनल प्रेशर भी कहते हैं। ये नाम आप इसके लिए याद रखिए। ओके, तो ये जो है ना ये क्या है, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो लंग्स में स्मॉल कैपिलरीज होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, उनकी जब प्रेशर मेजर करते हो तो ये पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो है ना आप पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्शन के थ्रू आप करते हो, तो इसी की वजह से जो है इसको पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर या पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर या पल्मोनरी आर्टरी ओक्लूजन प्रेशर या क्रॉस सेक्शनल प्रेशर, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू है 8 to 12 मिलीमीटर ऑफ एच है। ओके, फिर कार्डियक आउटपुट है, तो आपको जैसे कि मालूम है कि कार्डियक आउटपुट इक्वल होता है हार्ट रेट क्रॉस स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये इक्वल होता है 4 to 8 लीटर पर मिनट होता है। ओके, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम विद इन ईच ब्रीथ जो है ना, हर एक ब्रीथ के साथ, हर एक बीट के साथ, बीटिंग ऑफ द हार्ट के साथ जो है ना कितना ब्लड जो है ना वो बाहर निकलता है, तो क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम ये 60 to 130 मिलीलीटर होता है। ओके, फिर सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, आपकी बॉडी की जो वेसल्स है उसकी रेजिस्टेंस कितना है, तो जब आप मेजर करते हो तो 800 to 1200 डाइन ये होता है। फिर सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंडेक्स, फिर क्या होता है, इंडेक्स ये होता है कि आप जो है ना बॉडी का सरफेस एरिया है, उस सारी सरफेस एरिया पे कितना रेजिस्टेंस है, ये तो आपने वेस्कुलर रेजिस्टेंस मेजर किया सिस्टेमिक बॉडी का, लेकिन जब आप सारी सरफेस एरिया के लिए मेजर करते हो तो फिर ये सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस आप मल्टीप्लाई करते हो बॉडी के बेसल एरिया के साथ, जो आपकी बॉडी की बेसल सरफेस एरिया है ना उसको आप मल्टीप्लाई करो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस के साथ, जो आपसे ये नॉर्मली होता है 2000 to 2400 डाइंस ये होता है। ओके, फिर पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो लंग की ब्लड वेसल्स है उनकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो वो तकरीबन होता है 150 to 300 डाइन। तो ये जो वैल्यूज है और साथ में टर्मिनोलॉजीज है ये आपने याद रखना होता है जब भी आप हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग जो है ना आगे हम पढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों का जरूरत आएगी इसमें। ओके, फिर जो है कौन कौन सी इक्विपमेंट्स आपने यूज करनी है ड्यूरिंग द इन्वेसिव मॉनिटरिंग या इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के दौरान, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इक्विपमेंट्स होता है वो होता है एम्पलीफायर, जैसे कि नेम से जाहिर है कि ये एम्पलीफिकेशन करते हैं, एनहांस करते हैं सिग्नलिंग को। तो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच एम्पलीफाइज एंड कंडीशंस द स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर यूजुअली अ पार्ट ऑफ द प्रेशर मॉनिटर। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है ना, ट्रांसड्यूसर हम किस चीज को कहते हैं, इधर आप देखिए, ट्रांसड्यूसर अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसड्यूसर ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, जो ब्लड प्रेशर है या हार्ट रेट है जो भी है, तो वो क्या होता है वो मैकेनिकल पाम में होता है, उस मैकेनिकल को ये सिग्नल पाम में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो है ना हमें रीडिंग में या वेव पाम में शो होता है या जो है ना हमें नंबरिंग में शो होता है। तो ये क्या होता है, ये ट्रांसड्यूसर का काम होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल पाम में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पाम में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसा कि वेव पाम है, तो उस वेव पाम ये बहुत माइन्यूट लेवल पे होते हैं और ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो फिर इस ट्रांसड्यूसर के साथ एक एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, और वो एम्पलीफायर इस ट्रांसड्यूसर के सिग्नल को एनहांस करते हैं ताकि हम जो है ना उसको इजीली ऑब्जर्व कर सके। ओके, फिर जो है ना ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस इंफ्यूजन पंप या सिरिंज ड्राइविंग, सिरिंज ड्राइवर या इंफ्यूजन पंप जो है ना, इसमें ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस जो होता है वो क्या होता है, इन्वेसिव में हम ऑटोमेटिक यूज करेंगे, जो कंटिन्यूअसली हमें वो यूज करते हैं। जो नॉन इन्वेसिव होता है तो उसमें इंफ्यूजन पंप वो हम मैनुअल पर यूज करते हैं। ओके, तो जो इन्फ्यूजन पंप है या सिरिंज ड्राइवर है, तो क्या होता है, डिवाइस विच इंश्योर अ सॉल्यूशन ऑफ फ्लो अब 3 to 5 सीसी पर हावर। ये जो है ना सोल्यूशन फ्लो 3 to 5 सीसी आप जो है ना उस पर सेट करते हैं कि इतने सीसी पर हावर जो है ना मुझे सोल्यूशन जो है ना वो फ्लो मुझे चाहिए, टू प्रिवेंट क्लॉटिंग एंड बैक फ्लो। अब ये जो इन्फ्यूजन पंप होता है ऑटोमेटिक, इसमें जो है ना आप ये देते हो, ये रीडिंग देते हो, और इसका मेन पर्पज ये होता है कि क्लॉटिंग नहीं होती और दूसरा जो है बैक फ्लो नहीं होता। क्लॉटिंग क्यों नहीं होती, क्लॉटिंग के लिए इस जो इन्फ्यूजन पंप है इसमें डाली जाती है क्या, इसमें जो है ना ये हाइप्रिनाइज नॉर्मल सलाइन वगैरह होते हैं, और इसमें रैपिड फ्लशिंग होता है, इसी के थ्रू जो है ना क्लॉटिंग भी नहीं होती और ब्लड बैक फ्लो जो है ना इसमें इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आल्सो यूज्ड फॉर रैपिड मैनुअल प्रेशर
जब आप रैपिड मैनुअल प्रेशर देना चाहते हो, जैसे कि सिरिंज ड्राइवर होता है और वो इलेक्ट्रिकली जो है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली वो सिट किए हुए होते हैं उन्होंने इन्फ्यूजन पंप पे, तो वो क्या करते हैं कि वो फ्लशिंग जो है ना वो डायरेक्टली फ्लशिंग करते हैं और साथ में जो है ना डायनामिक रिस्पांस सीटिंग भी आपको देते हैं। कैथेटर फंक्शन भी आप इसके थ्रू जो है ना आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि उसी सरंज पंप है या जो इन्फ्यूजन पंप है उस पे आप जो है ना टेम्परेली आप बहुत ज्यादा इंक्रीज करो, तो आपको जो है ना कैथेटर का पता चलेगा कि वो पास करते हैं ब्लड को या फ्लूइड को पास करते हैं या नहीं करते। ओके, तो ये क्या होता है, ये इन्फ्यूजन पंप या सिरिंज ड्राइवर जो है ना ये सोल्यूशन फ्लो के लिए जो है ना आप यूज करते हो। फिर कैथेटर, कैथेटर में आते हैं फिर इंट्राआर्टरियल कैथेटर है या सेंट्रल वेनस प्रेशर मेजरमेंट के लिए या पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मेजरमेंट के लिए, जिसमें जो है ना आप सेंट्रल लाइन पास करते हो। तो वो क्या होता है, वो सेंट्रल लाइन आप कैथेटर पास करते हो और वो कैथेटर जो है ना बाहर इलेक्ट्रिक मशीन के साथ लगा हुआ होता है और वो जो है ना आपको मेजरमेंट देता है। ओके, जैसे कि इधर है ये वाला आप देखिए, ये क्या है, ये कैथेटर लगा हुआ है, ये कैथेटर है, ये बॉडी के साथ जो है ना अटैच है और ये जो है ना इधर इसको फिर प्रेशर बैग वगैरह ये जो है ना गाड़ी का मॉनिटर लगा हुआ है और इस पे जो है ना ये कैथेटर आपको रीडिंग्स देते हैं फिर। ओके, इसके बाद फिर है फ्लूइड रिजर्वायर एंड प्रेशर ब्रेक, ये वाला जो है, ये वाला जो इधर लगा हुआ होता है ना फ्लूइड रिजर्वायर इसमें होता है और इस साथ में इसके इर्द गिर्द जो है ना प्रेशर बैग लगा हुआ होता है। आपने जो है ना खासकर आईसीयू में आपने देखी होगी। इसका काम क्या होता है, अब एक हाइप्रेनाइज्ड नॉर्मल सलाइन फ्लश सोल्यूशन इसमें होता है, इसमें जो है ना नॉर्मल सलाइन होता है, हाइप्रेनाइज्ड नॉर्मल सलाइन, और उसके इर्द गिर्द जो है ना प्रेशर कप लगा हुआ होता है और वो प्रेशर कप तकरीबन 300 mg होता है। अब ये जो हाइपरनाइज सोल्यूशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, ये हाइपरनाइज सोल्यूशन क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब ये जो जब आप उसको प्रेशर क्यों देते हो इस बीपी कप को, तो इस फ्लूइड रिजर्वायर को आप प्रेशर क्यों देते हो, प्रेशर इसलिए आप देते हो ताकि जो बीफी रेजिस्टेंस होता है, वस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, उस वस्कुलर रेजिस्टेंस को ओवरकम करे। किस तरह, क्योंकि ये जो है ना ये फ्लूइड पे क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर के थ्रू जो है ना फ्लूइड थ्रू प्रेशर अंदर जाता है वेसल्स में और वेसल में जो रेजिस्टेंस होता है उसको ओवरकम करते हैं। ओके, अच्छा, फिर जो है ना आईवी ट्यूबिंग कनेक्टेड और स्टॉप कॉक्स, तो ये क्या होता है, अ रिजिड प्रेशर ट्यूबिंग सिस्टम व्हिच कनेक्ट्स द ट्रांसड्यूसर एंड रिजर्वायर टू द इन्वेसिव कैथेटर। अब ये जो ट्यूबिंग होता है, जो ट्यूबिंग आप करते हो, तो ये क्या होता है, ये रिजिड प्रेशर ट्यूबिंग सिस्टम होता है और ये क्या करते हैं, ये जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और रिजर्वायर रिजर्वायर होते हैं, ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो ये कनेक्ट करते हैं कैथेटर के साथ। ओके, और इसका मेन ये जो रिजिड प्रेशर ट्यूबिंग किस वजह से होता है, क्योंकि रिजिड ट्यूबिंग प्रेशर की वजह से सिग्नल डैम्पिंग जो है ना वो कम पड़ जाती है। जो ट्यूबिंग कोलैप्स की वजह से जो सिग्नल डैम्पिंग होते हैं ना तो वो मिनिमाइज होते हैं, क्योंकि ट्यूब जो है ना वो रिजिड होता है, वो जो है ना कोलैप्स नहीं होगा और सिग्नल डैम्पिंग नहीं होगा। साथ में कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर्स क्या काम करते हैं, कनेक्टर जो है ना जो दो चीजें होते हैं, कैथेटर होता है या जो रिजर्वायर ट्रांजिस्टर होता है, तो वो कैथेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके साथ स्टॉप कॉक किसमें होते हैं, स्टॉप कॉक का ये कनेक्टर जो है ना कनेक्शन लगाते हैं और स्टॉप का जो है ना ये आइसोलेट करते हैं, चीजों को स्टॉप करते हैं, ब्लड फ्लो को स्टॉप करते हैं, तो इस तरह के स्टॉपर्स उसमें होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये ट्यूबिंग में होते हैं, अपनी इधर इधर हमेशा इधर लगी हुई होती है या ऊपर लगी हुई होती है, आपने देखी होगी कुछ कनेक्टर्स होते हैं या स्टॉप कॉक्स वगैरह स्टॉपर्स लगे हुए होते हैं उसमें। अच्छा, फिर जो है ना इसके बाद मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड होल्डिंग डिवाइस होता है फॉर ट्रांसड्यूसर यूजुअली onto an IV pole adjustable for leveling transducer to appropriate level। ये भी आपने जो है ना पेशेंट के ऊपर अक्सर देखा होगा कि इस साइड पे जो बेड होता है अक्सर उधर होता है या सामने होते हैं और वो क्या होते हैं, वो इस तरह के एक लेवल अप चीज होते हैं, उसमें जो है ना डिफरेंट पोल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं मैनिफोल्ड। और इसका काम क्या होता है, ये जो ट्रांसड्यूसर लगे हुए होते हैं ना पेशेंट को, तो उस ट्रांसड्यूसर को जो है ना लेवल अप करते हैं, एक ही लेवल पे उसको रखते हैं और उधर जो है ना अनहोल्ड रखते हैं। ओके, अच्छा, फिर जो है ना प्रेशर मॉनिटर है, प्रेशर मॉनिटर क्या होता है, ये प्रेशर मॉनिटर अ डिस्प्ले डिवाइस प्रेशर मैग्नीट्यूड एंड और वेव फॉर्म बाय एसिलोस्कोप, एसिलोस्कोप के थ्रू जो वेव फॉर्म जो है ना ब्लड की आप लेते हो या प्रेशर की आप लेते हो, या जो है ना ये आपको डिजिटल रीड आउट देते हैं, न्यूमेरिकल डेटा आपको देते हैं, या परमानेंट रिकॉर्डिंग डिवाइस
जो है ना वो परमानेंटली रिकॉर्ड करते हैं उस डेटा को। ये प्रेशर मॉनिटर जो है ना उधर उसको लगा हुआ होता है। ओके, अच्छा फिर जो है ना ट्रांसड्यूसर, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया एट द स्टार्ट में, तो ये जो है ना ये आइटम आपके पास जरूर होनी चाहिए जब भी आप जो है ना हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करते हो। अच्छा, ये वाला आप देखिए, ये प्रेशर बैग है, ये प्रेशर ट्रांसड्यूसर इधर लगे हुए होते हैं, ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम इसमें होता है, और साथ में जो है ना ये कार्डिक मॉनिटर है, ये आर्टियल लाइन में ये कैथेटर जो है ना इन्होंने इंसर्ट किया, और वो कैथेटर नॉन कंप्रेसिबल है, रिजिड कैथेटर होता है, साथ में जो है ना सेलाइन फिल्ड होता है ताकि क्लॉटिंग को प्रिवेंट करे। ये हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग आपने देखा होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हार्ट रेट, बीपी वगैरह ये सब चीजें जो है ना ये इसमें मेंशन हुई होती है। ओके, अच्छा अब क्लासिक हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग मेथड्स, क्लासिकली जो है ना हम कौन सी मेथड्स को यूज करते थे हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के लिए, तो मैंने शुरू में आपको जो है ना दो टाइप्स बताई, एक इन्वेसिव, दूसरा था नॉन इन्वेसिव हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग। नॉन इन्वेसिव के साथ तो आपने जो है ना बहुत ज्यादा लोग वो करते हैं, इजी भी होते हैं, और वो क्या होता है इसमें पल्स रेट आप मेजर करते हो, साथ में जो है ना पल्स रेट की क्वालिटी के भी आपको जो है ना पता चलता है, मैनुअली जो है ना आप उसको मेजर कर सकते हो कि पल्स रेट क्या है और उसका क्वालिटी कितना जो है ना वो शेलवर पल्स रेट है या डीफर है, तो ये आपको पता चलता है। ब्लड प्रेशर आप जो है ना थ्रू बीपी कप आप उसको मेजर कर सकते हो, और इसमें भी मैंने आपको बताया कि एक मैनुअल होता है एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक थ्रू मशीन जो है ना वो कंट्रोल होते हैं, और मैनुअल जो है ना थ्रू बाई हैंड जो है ना आपको करते हो। अच्छा, स्कैन टेम्परेचर कलर जो है ना वो आप कर सकते हो। फिर इसके साथ कैपिलरी रिपेयर टाइम भी नॉन से होता है। पल्स ऑक्सीमीटर, इसके थ्रू जो है ना आप ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करते हो, वो जो इधर उंगली वगैरह के साथ जो है ना लगा हुआ होता है, तो आपने देखी होगी। मेंटेशन, इसके थ्रू जो है ना मेंटेशन क्या होता है कि आप पेशेंट की मेंटल स्टेट को जो है ना वो मेजर करो, वो अलर्ट है या नहीं है, ओरिएंटेड है या नहीं है, कॉग्निटिव फंक्शन उसकी जो है ना स्टेबल है या नहीं है। और ये मेनली किस चीज के लिए कि जब आप मेडिकेशन के इफेक्ट्स को आप देखते हो कि वो पेशेंट सिडेटेड है, अभी अलर्ट है, अभी ओरिएंटेड है या नहीं है, या मेडिकेशन के कोई साइड इफेक्ट उस पे हुए या नहीं, तो इसके लिए भी जो है ना ये आप मेजर करते हो। ओके, फिर जो है ना यूरिन आउटपुट टाइम, यूरिन आउटपुट जो है ना आप मेजर करते हो। यूरिन आउटपुट में आप क्या करते हो, नॉर्मल नॉर्मली जो यूरिन आउटपुट होता है तो वो 1 मिलीलीटर पर केजी पर हावर होता है, तो इसके भी आप नॉन इन्वेसिव तरीके से मेजर कर सकते हो। इन्वेसिव में या लेस इन्वेसिव हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग में क्या होता है कि कम्प्लीटली इन्वेसिव होता है या लेस इन्वेसिव, थोड़ी सी जो है ना उसमें प्रोसीजर्स करनी पड़ती है। तो उसमें जो है ना ये पीएसी सीओ, पीएसी मीन परमानेंटली आर्टरी कैथेटर के थ्रू जो आप कार्डियक आउटपुट मेजर करते हो, या सेंट्रल वेनस लाइन के थ्रू सेंट्रल वेनस प्रेशर आप मेजर करते हो, या जो है ना आप आर्टीरियल कैथेटर के थ्रू आप इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जब आप मेजर करते हो तो वो आर्टीरियल कैथेटर के थ्रू आप ये मेजर करते हो। ओके, तो ये क्या थी, ये तरीके थे इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव की। अभी जो है ना हम बाद में पढ़ेंगे कि एक एक प्रोसीजर को जो है ना हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी प्रोसीजर आपने जो है ना सेंट्रल लाइन किस तरह, सेंट्रल वेनस लाइन किस तरह पास करना है, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर किस तरह पास करना है, इन्वेसिव ब्लड प्रेशर को जो है ना आपने किस तरह मेजर करना है। तो ये डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट 2 होगा तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपने ब्लड प्रेशर को जो है ना वो किस तरह मेजर करना है। ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।